So after completing atomic properties, the next properties are physical properties of halogen family. Physical properties. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट की बात करेंगे अबाउट एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी, तो ये तो बेटा आप लोअर क्लासेस से जानते हो कि एटॉमिसिटी जो है वो 2 है हैलोजेंस के केस में. इट इज F2 Cl2 Br2 I2. रीजन सिंपल है, बिकॉज इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने में, ऑक्टेट पूरा करने में, तो ये एक ही शेयर करते हैं. तो उसका मतलब जो आपका बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बनेगा बिटवीन 2 एटम्स. जैसे ये फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन. ठीक है, बस अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं. तो सिर्फ इनको एक ही एटम चाहिए होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर देते हैं. तो हर जो हेलोजन है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है. सबकी एटॉमिसिटी 2 है. सिंपल है, इसमें कुछ भी अलग एक्सेप्शनल रीजन नहीं है. ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. नेक्स्ट अगर आप बात करें अबाउट देयर स्टेट, तो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो देखो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. अगर सारे के सारे डाई एटॉमिक है, सब के सब नॉन मेटल हैं, तो इनमें इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि पहले 2 मेंबर गैस, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड. दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स. वंडर वाल्स फोर्स. भाई आयोडीन के एक मॉलिक्यूल और आयोडीन के दूसरे मॉलिक्यूल में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल और उसके दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यही तो डिसाइड करता है ना कि स्टेट क्या है. भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मतलब मॉलिक्यूल पास पास है तो सॉलिड स्टेट होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, वो लिक्विड होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है तो वो और ज्यादा दूर दूर है और आपकी स्टेट गैस होगी. तो अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज की बात करो, तो जैसे मान लो फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का साइज ये है और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का साइज ये मान लिया हमने इतना बड़ा. ठीक है, ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल का साइज ये मान रखा है. ठीक है, और आयोडीन के एक मॉलिक्यूल का साइज आपने ये मान लिया. ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है. आप सब जानते हो कि जैसे फ्लोरीन का छोटा साइज है तो उसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स भी कम है. क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा पर उतना भी नहीं बड़ा कि फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए. तो फ्लोरीन और क्लोरीन इस वजह से गैस होती है क्योंकि इनका साइज छोटा है. इस नाते इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स भी कमजोर लगती है. साइज छोटा है तो, और फोर्स कमजोर है तो ये गैस स्टेट में मिलते हैं. ब्रोमीन का साइज बढ़ गया किसके मुकाबले, फ्लोरीन और क्लोरीन के मुकाबले, तो इनमें वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई. अगर वो बढ़ गई तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए. आयोडीन के अंदर साइज और बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि अब वंडरवाल स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो जाती है और ये आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है. ठीक है, तो इनका जो अलग अलग बिहेवियर नजर आ रहा है आपको स्टेट में, वो सिर्फ इनके साइज पे डिपेंड करता है और साइज से फिर हम इनके फोर्स को रिलेट करते हैं. क्योंकि नॉन मेटल्स के केस में साइज वंडरवाल फोर्स जो है वो उस पर डिपेंड करती है, और तो कोई इनमें फोर्स होती नहीं. मेटालिक बॉन्ड और ये सब कुछ आयनिक फोर्सेस ये तो कुछ होती नहीं, सिर्फ इसमें कंजोर वंडरवाल फोर्स है और जो साइज पे डिपेंड करती है. ठीक है, यही कारण होगा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी. डाउन द ग्रुप देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा. रीजन साफ है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो किस बात पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के बीच की फोर्स के ऊपर. और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रही है, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना इस फोर्स को तोड़ने में. दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखिए, इसमें एक्चुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया और हमने स्टेट भी कर ली. अब अगला है आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर. थर्ड इज नॉन मेटेलिक करेक्टर. इस
इस बात में तो कोई शक नहीं बेटा दैट ऑल द हेलोजन मेंबर्स आर नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, कोई शक ही नहीं है मेटल या फिर इनके अंदर मेटलॉइड जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, दे ऑल आर नॉन मेटल। पर नॉन मेटल भी है तो सारे बराबर बराबर तो नॉन मेटेलिक नहीं हो सकते ना, तो आप कह सकते हो दैट टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये सेम ट्रेंड है भाई, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घटेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है फ्लोरीन, उससे कम नॉन मेटेलिक है क्लोरीन, उससे कम नॉन मेटेलिक है ब्रोमीन, और सबसे कम नॉन मेटेलिक है कौन? आयोडीन। यही कारण है कि आयोडीन के अंदर मेटेलिक लस्टर होती है, आयोडीन के अंदर मेटेलिक लस्टर है, इसका मतलब वो मेटल्स की तरह चमकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है हेलोजेंस में से, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में कई ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसके अंदर इस पे प्लस चार्ज होता है, जैसे I+1 या I+3, इस तरह के चार्जेस भी देखने को मिलते हैं आपको आयोडीन के कुछ सॉलिड कंपाउंड्स में जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, जैसे ICl और ICl3, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं भी ज्यादा पढ़ा नहीं रही इनको, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी भी थोड़ी आ रही हैं, क्योंकि ये सबसे कम नॉन मेटेलिक होता है अपने ग्रुप में, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ हेलोजेंस आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? इट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप इसको सिंपली बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, एक ही बात। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी आपको जरूरत पड़ती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, या सिंपली बॉन्ड एनर्जी। तो अगर आपको इनके मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, फ्लोरीन और फ्लोरीन का, क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, और आयोडीन और आयोडीन, आपके पास एक मोल है क्योंकि डाटा पर मोल होता है, एक मोल बॉन्ड ऐसा है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, इसको तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी वो आपको पता करना है। तो देखो, बॉन्ड की जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो रिलेट करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना आपका बॉन्ड लंबा होगा उतना ही वो बॉन्ड कमजोर होगा, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये चीज तो मैं इनमें देख सकती हूँ, क्योंकि अगर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल इस तरह से, सिर्फ समझाने के लिए बता दूं बिकॉज अदरवाइज ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। क्लोरीन मान लीजिए इतना है, ब्रोमीन का साइज ये है, और आयोडीन का साइज आपका ये है, ठीक है, माना हमने। तो बॉन्ड लेंथ तो सबसे लंबी आयोडीन की होगी क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन की। तो इसका मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता, फिर क्लोरीन का कम होता, फिर ब्रोमीन का कम होता, और फिर आयोडीन का सबसे कम होता, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती, आयोडीन की सबसे कम होती। मैं ये ट्रेंड लिखती हूँ, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ आयोडीन की सबसे कम होती है, तो उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपको सबसे कम चाहिए होती है। पर ये ट्रेंड ऐसा नहीं होता है, ट्रेंड एक्सेप्शनल है। इसमें एक्सेप्शन का कारण है फ्लोरीन का साइज और उसके अंदर की रिपल्शन। ये रिपल्शन ही थी जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्लोरीन से कम नेगेटिव थी, और ये रिपल्शन ही है जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एक्चुअल ट्रेंड ये है। दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन हेलोजन। तुमसे कोई कारण पूछे भाई क्लोरीन टॉप पे क्यों है, समझ आता है, क्यों समझ आता है? देखो, फ्लोरीन को मैंने यहां से हटा दिया, इसका अपना रीजन है। उसके बाद तो ट्रेंड नॉर्मल है भाई, क्लोरीन की तो ज्यादा होनी थी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की तो ज्यादा होनी थी आयोडीन से, पर ये फ्लोरीन टॉप पोजीशन से उठ के तीसरी पोजीशन पे क्यों आ गया? वो इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखो ना तो बॉन्ड तो एक है, इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर है और इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर। फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करती है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को।
तो फ्लोरीन का जो छोटा साइज है ना, वो इन लोन पेयर रिपल्शंस को हैंडल नहीं कर सकता, जिस वजह से वो थोड़ा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है इनके कंपैरिजन में। क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, लोन पेयर तो सब पे 3-3 है, वो हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनके पास जगह है उस रिपल्शन को बर्दाश्त करने के लिए। फ्लोरीन के पास उतना स्पेस नहीं होता कि वो उस रिपल्शन को हैंडल कर सके, तो वो पहले कम स्टेबल है, आपको उसको तोड़ने को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल सा है रिपल्शन की वजह से। इस वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको सेकंड लास्ट मिलती है, टॉप पे नहीं मिलेगी, क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ओके चलिए, तो ये एक्सेप्शनल है, इसको ध्यान रखना। अगली बात करते हैं बेटा अबाउट द कलर फॉर हैलोजेंस। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। नॉन मेटल्स में ये यूनिक प्रॉपर्टी तो होती ही है बेटा कि उनके अंदर कलर बड़े देखने को मिलेंगे आपको। मेटल्स में बहुत कम वेरिएशन मिलता है, या तो ग्रे मिलते हैं या गोल्डन मिलते हैं या सिल्वर मिलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। पर अगर आपके पास नॉन मेटल है तो दैट हैव वेरिएशन इन कलर, ठीक है। इनकी स्टेट भले ही अलग अलग हो बट इन सब के अंदर कलर है। कौन कौन से हैं? इट इज पेल येलो, इट इज ग्रीनिश येलो, आप इसको रेडिश ब्राउन, ब्राउन लिख सकते हैं, और ये है वायलेट या पर्पल, ठीक है। तो चार हेलोजेंस, चारों हेलोजेंस क्या है बेटा आपकी कलर है। अगर आप इनके कलर के बारे में बात करें कि इनमें कलर क्यों देखने को मिलता है, तो इसका रीजन सिंपल ही होता है, ठीक है। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था +1 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे हमने बोहर ऑर्बिट पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल के अंदर जंप करता है जब आप उसको एनर्जी देते हैं। तो हेलोजेंस में भी यही है कि हेलोजेंस के केस में जब आप इनको नॉर्मल विजिबल लाइट में भी रखेंगे तो उस विजिबल लाइट से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो मतलब देखो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए ना, तो एनर्जी बढ़ा के गए, एनर्जी बढ़ा के उनकी स्टेबिलिटी चली जाती है, तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और एनर्जी को क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज। जैसे मान लो यहाँ 50 किलो जूल थी, 100 किलो एब्जॉर्ब कर ली, 150 के साथ ही ऊपर चले गए, 150 होगी टोटल। अब वापस आएंगे तो 150 में से 100 फिर बाहर रिलीज करेंगे, तभी तो 50 वाले में आएंगे। ये जो 100 किलो जूल एनर्जी बाहर रिलीज करी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और अगर मैं न्यू को भी खोल के लिखूं तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ। मतलब ये जो एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी से हम उसकी लैम्डा वगैरह पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी से तुम कलर पता कर लोगे, क्योंकि जितने भी रंग है, जैसे विबग्योर है आपके पास, विबग्योर के अंदर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। तो हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ और अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में गया, उतनी ही वो इमिट करेगा, सेम अमाउंट वो इमिट करेगा जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, ठीक है। वो जो एनर्जी बाहर इमिट करी है, उस एनर्जी से क्या वेवलेंथ और क्या फ्रीक्वेंसी निकलती है, उस हिसाब से आपका हेलोजन जो है वो अपना कलर दिखाएगा, ठीक है। तो इन सब के जो कलर आपको नजर आ रहे हैं, और एक्चुअली में एक बात याद रखना, जिस फ्रीक्वेंसी की जिस एनर्जी की वेव जिस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, उस एनर्जी के लिए जो कलर है हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है, अपोजिट कलर समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या समझाऊं, जैसे मान लो कि 100 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी और मैंने उसका लैम्डा वगैरह पता कर लिया, और जो लैम्डा निकल के आया ना वो मेरा रेड आ गया। उस लैम्डा को देख के मुझे एक बात समझ में आई कि भाई जो रेड कलर है ना, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो ये रेड नहीं दिखेगा, ये हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दो रंग के जोड़े होते हैं जो मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो अगर आपने रेड ले रखा है तो इट कैन मे अपीयर यू लाइक ब्लूइश ग्रीनिश, आपको अपीयर होगा ये, ठीक है। तो अगर जो कलर ये एब्जॉर्ब करते हैं ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेंगे, यूं समझ लीजिए कि उस कलर को मिला के व्हाइट लाइट बना देंगे। ये नहीं नीली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो नीला दिखेगा, पीली एब्जॉर्ब कर रहा है तो पीला दिखेगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन द कलर। नेक्स्ट देखिए, इज solubility of halogens in water। solubility,
तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन रिएक्ट विद वाटर। आगे आप इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैं नहीं बता रही हूँ अभी क्योंकि आगे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना ही है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो टेंडेंसी है कि वो पानी के साथ बेटा रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब अच्छे खासे सॉल्युबल है। बट ब्रोमीन और आयोडीन इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। ब्रोमीन आयोडीन आर नॉट वेरी सॉल्युबल इन द वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ब्रोमीन और जो आयोडीन है वो पानी में तो ज्यादा नहीं, पर जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनके अंदर जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के साथ रखूं, ठीक है, इसके अंदर जो एक कंपाउंड बनता है I2 dissolve in the aqueous solution of potassium iodide due to the formation of an ion that is I3 negative ion। तो इसमें बनेगा क्या, इट इज I3 नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो आयोडीन उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है और वो क्या कंपाउंड बनाता है, KI3 नेगेटिव, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की आयन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, 3 आयोडीन आपस में जुड़ी होती हैं और इनके ऊपर एक चार्ज क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हमें आगे स्टडी करना है। अगला है द नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि ये कोवलेंट बनाते हैं कि आयनिक बनाते हैं। तो बेटा इनमें ना दोनों प्रॉपर्टी है, दे कैन मेक आयनिक बॉन्ड, दे कैन मेक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर किसी मेटल के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जो टॉप मोस्ट पे है रिएक्टिविटी सीरीज में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनके साथ अगर रिएक्शन करके कोई हेलोजन कंपाउंड बना रहा है तो वो आयनिक होंगे ज्यादातर। जो ऊपर के एलिमेंट है 7-8 उनके साथ आयनिक बनाएंगे, जैसे NaCl, CaF2, मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कब बनाते हैं हेलोजन्स, जब वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कोवलेंट बॉन्ड कब बना सकते हैं, जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोजन के साथ बनाने तो कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CCl4 है, कार्बन के साथ बना रहा है तो बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है। तो कोवलेंट बनाते हैं जब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। आयनिक कब बनाते हैं, जब ये हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहे हो। मेटल हाईली रिएक्टिव है तो ही आयनिक है। अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल, तो उसके साथ ये बॉन्ड कैसा बनाएंगे, कोवलेंट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो HgCl2 है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है बेटा, ठीक है। दिस कंपाउंड इज अ कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज मरकरी मेटल भले ही है पर ये लेस रिएक्टिव मेटल है, इसके साथ हेलोजन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि मरकरी में उतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को देने की जितनी की सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनमें होती है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड दोनों ही बनते हैं, ये आयनिक भी बनाता है, ये कोवलेंट भी बनाता है, ठीक है। शेयरिंग से भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है और लेके भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता, ऑक्टेट पूरा कर सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो एलिमेंट है वो किस हिसाब का है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुम टेंडेंसी की बात करो कि भाई आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ग्रुप में बढ़ती है कि घटती है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एटम की, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटेगी। तो मतलब सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन कम बनाएगा, ब्रोमीन कम बनाएगा और आयोडीन और कम। आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम घटेगी, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। रीजन बड़ा ही सिंपल है भाई, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब आयोडीन तो शेयरिंग से काम चलाएगा, फ्लोरीन ले सकता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है। आयोडीन का तो साइज इतना बड़ा है कि लेने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली ढंग से पकड़ ही नहीं सकता, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बना के ऑक्टेट पूरा करेगा और वो अपना आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन द एटॉमिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन्स। तो अब इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।